स्वागत है। आज हम भारतीय टैक्स सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे सामने है सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया डॉक्टर सुरेंद्र का एक लेक्चर, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम सिर्फ पैसा वसूलने की मशीन नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था और समाज को शक्ल देने वाला एक बहुत ताकतवर औजार भी है। जब हम टैक्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी की डेडलाइन ही आती हैं। लेकिन किसी भी अच्छी टैक्स प्रणाली की नींव क्या होती है? जाहिर है ये सिर्फ कानूनों और नियमों का जंजाल तो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं। इसकी नींव में कुछ बहुत पुराने और कह सकते हैं गहरे सिद्धांत छिपे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी जड़ें हमें 1776 में एडम स्मिथ की मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस तक ले जाती हैं। उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, जिन्हें कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कहते हैं, वो आज भी मतलब लगभग 450 साल बाद भी भारत की टैक्स पॉलिसी की आत्मा है। 450 साल? तो वो कौन से सिद्धांत हैं जो इतने समय बाद भी इतने प्रासंगिक है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी है समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार टैक्स भरे। बोझ सब पर बराबर नहीं, बल्कि सबकी हैसियत के हिसाब से पड़ना चाहिए। अच्छा, तो यहीं से प्रोग्रेसिव टैक्स का आइडिया आता है ना, कि जिसकी आय ज्यादा उसका टैक्स भी ज्यादा। ये सुनने में तो बहुत निष्पक्ष लगता है। बिल्कुल, इसे वर्टिकल इक्विटी कहते हैं। मतलब अलग अलग आय वालों से अलग अलग टैक्स लेना। हमारा इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम, जो 0 से शुरू होकर 30% तक जाता है और फिर सुपर रिच पर जो सरचार्ज लगता है, वो इसी का सटीक उदाहरण है। लेकिन इसका एक और पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी, इसका मतलब हुआ कि एक जैसी आय कमाने वाले लोगों पर एक जैसा टैक्स लगना चाहिए। एकदम सही। और यहीं पर हमारा सिस्टम थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों की सालाना सैलरी 15 लाख रुपए है, पर एक ने होम लोन ले रखा है, दूसरा किराए पर है। एक ने इंश्योरेंस में निवेश किया है, दूसरे ने नहीं। तो इन सब छूट और कटौतियों की वजह से साल के अंत में दोनों का टैक्स काफी अलग हो सकता है। तो एक ही सैलरी होने के बावजूद उनकी टैक्स देनदारी अलग अलग हो गई। ये तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी के सिद्धांत के खिलाफ हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए सरकार वो नई कर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रेजिम लेकर आई। इसमें लगभग सारी छूट हटा दी गई, लेकिन बदले में टैक्स की दरें कम कर दी गईं। मकसद यही था कि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी हो और हॉरिजॉन्टल इक्विटी बेहतर हो सके। अच्छा, तो ये तो हुआ समानता का सिद्धांत। बाकी सिद्धांतों के बारे में क्या? देखिए, बाकी सिद्धांत एक अच्छी टैक्स प्रणाली की कह सकते गुड हाउसकीपिंग की तरह हैं। जैसे निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। मतलब आपको साफ पता होना चाहिए कि कितना, कब और कैसे टैक्स देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अतीत में वोडाफोन जैसे मामलों में सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिए थे, मतलब पुराने सौदों पर भी। हाँ, मुझे याद है, उस पर काफी विवाद हुआ था। इससे तो देश में निवेश का माहौल बहुत खराब होता है। बिल्कुल। और इसी भरोसे को वापस लाने के लिए सरकार ने एडवांस्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट्स और टैक्स पेयर चार्टर जैसे कदम उठाए। फिर आता है सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। मतलब टैक्स भरना आसान होना चाहिए, सिरदर्द नहीं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपकी सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही कंपनी आपका टैक्स काटकर जमा कर देती है। हाँ, इससे साल के आखिर में एक साथ बड़ा अमाउंट देने का बोझ नहीं रहता। सही। और सरकार को भी पूरे साल नियमित रूप से पैसा मिलता रहता है। और चौथा सिद्धांत है मितव्ययिता का, कैनन ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब है कि टैक्स वसूलने का खर्चा वसूले गए टैक्स से बहुत कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 रुपये वसूलने में 50 रुपये खर्च हो जाएं। यहाँ टेक्नोलॉजी ने क्रांति ला दी है। बेंगलुरु का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर करोड़ों रिटर्न प्रोसेस करता है, वो भी बिना किसी इंसानी दखल के। एक सिद्धांत और है शायद, लोच का सिद्धांत, इलास्टिसिटी। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर सरकार के पास राजस्व बढ़ाने की गुंजाइश होनी चाहिए, जैसे किसी आपदा के लिए या किसी जरूरी सामाजिक योजना के लिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उपकर यानी सेस, इनकम टैक्स के ऊपर लगने वाला स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर इसी का एक रूप है। ये सिद्धांत तो समझ में आते हैं, पर सिद्धांत एक बात है और शक्ति दूसरी। सरकार को हमारी कमाई का एक हिस्सा लेने की ये शक्ति आखिर मिलती कहाँ से है? इसका संवैधानिक आधार क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है।
ये शक्ति भारत के संविधान से मिलती है। संविधान का अनुच्छेद 265 एक लाइन में बहुत बड़ी बात कहता है, कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी टैक्स लगाने के लिए संसद या राज्य की विधानसभा से बाकायदा एक कानून पास करना होगा। ये लोकतंत्र की बुनियाद है। यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही तय करेंगे कि टैक्स लगेगा या नहीं। बिल्कुल। और फिर आता है अनुच्छेद 246, जो 7वीं अनुसूची के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स लगाने की शक्तियों का साफ-साफ बंटवारा करता है। ये भारतीय संघवाद का कह सकते हैं आधार है। अच्छा, ये वही संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची वाली बात है। जी, संघ सूची में वो विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और विदेशों से आने वाले सामान पर कस्टम्स ड्यूटी। ये सब केंद्र की तिजोरी में जाते हैं। वहीं राज्य सूची में राज्यों को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं, जैसे कृषि आय पर टैक्स, शराब पर एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल डीजल की बिक्री पर टैक्स। अच्छा, तभी शराब और पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और हर राज्य में इनकी कीमतें अलग-अलग होती हैं? बिल्कुल, क्योंकि हर राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से इन पर टैक्स लगाता है। ये बंटवारा तो काफी साफ लगता है, लेकिन फिर जीएसटी आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने इस साफ सुथरे बंटवारे को कैसे प्रभावित किया? ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। जीएसटी ने पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या को हल किया, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे। कैस्केडिंग इफेक्ट? हाँ, मतलब टैक्स पर टैक्स का लगना। टैक्स पर टैक्स? ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है। ये होता कैसे था? एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। अब मान लीजिए कार की कीमत एक्साइज ड्यूटी मिलाकर 5 लाख रुपए हो गई। जब ये कार राज्य के डीलर को बेची जाती तो राज्य सरकार इस 5 लाख की पूरी रकम पर अपना वैट लगाती थी। अरे, मतलब राज्य सरकार उस टैक्स पर भी टैक्स लगा रही थी जो केंद्र पहले ही ले चुका है। इससे तो कीमतें बेवजह बढ़ जाती होंगी। बिल्कुल, ग्राहक को आखिरकार उस टैक्स पर भी टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी ने इसी समस्या को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी नाम के एक सिस्टम से खत्म कर दिया। अब एक कारोबारी अपने इनपुट पर जो टैक्स चुकाता है, उसे वो अपने फाइनल प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स से घटा सकता है। इससे टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है, न कि पूरी कीमत पर। ये तो बहुत बड़ा सुधार है, लेकिन इसने केंद्र और राज्यों की शक्तियों को मिलाया कैसे? क्योंकि अब तो दोनों एक ही चीज पर टैक्स लगा रहे हैं। इसके लिए संविधान में 101वां संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया। यह एक अनोखा अनुच्छेद है जो केंद्र और राज्य दोनों को एक ही वस्तु या सेवा पर एक साथ टैक्स लगाने की शक्ति देता है। अगर बिक्री राज्य के भीतर होती है तो उस पर 2 हिस्से लगते हैं, सीजीएसटी जो केंद्र का हिस्सा है और एसजीएसटी राज्य का हिस्सा। और अगर बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है तो उस पर आईजीएसटी लगता है। उसे केंद्र इकट्ठा करता है और फिर उस राज्य को दे देता है जहां सामान का उपभोग हुआ है। ये पूरी व्यवस्था तो बहुत जटिल लगती है। इसे चलाता कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र अपनी मनमानी करता हो? यहीं पर जीएसटी की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है। इसे चलाने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। आप इसे भारत की एक तरह की वित्तीय संसद समझ सकते हैं। इसमें केंद्र के वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य। हर फैसले के लिए 3/4 बहुमत चाहिए। इसमें केंद्र के वोट का वजन 1/3 है और सभी राज्यों को मिलाकर 2/3। इसका मतलब ना तो केंद्र अकेले कोई फैसला ले सकता है और न ही सारे राज्य मिलकर। सबको सहमति बनानी ही होगी। ये तो सहकारी संघवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। जी बिल्कुल, ये एक मजबूर सहयोग है जो सबको एक मेज पर लाता है। और हाल ही में इस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक और कदम उठाया गया है। 2025 में सरकार ने जीएसएसटी यानी जीएसटी अपीलियन न्यायाधिकरण को अधिसूचित किया है। ये जीएसटी से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक विशेष अदालत की तरह काम करेगा, जिससे मामले हाईकोर्ट में कम जाएंगे। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और आपने पहले बताया कि ये प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव होते हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में वो बुनियादी फर्क क्या है? किसी और पर नहीं डाल सकते। जैसे आपका इनकम टैक्स, ये आपकी आय पर लगता है और आपको ही चुकाना होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ आगे बढ़ा दिया जाता है
और अंत में ये उपभोक्ता पर पड़ता है। जैसे एक बिस्किट के पैकेट पर लगने वाला जीएसटी। चुकाती तो कंपनी है, लेकिन वो इसे कीमत में जोड़कर आपसे वसूल लेती है। और इसी वजह से एक को प्रगतिशील और दूसरे को प्रतिगामी कहते हैं। एकदम सही। इनकम टैक्स प्रगतिशील है क्योंकि आय बढ़ने के साथ टैक्स की दर भी बढ़ती है, लेकिन जीएसटी प्रतिगामी है क्योंकि एक अरबपति और एक दिहाड़ी मजदूर दोनों जब एक ही साबुन खरीदते हैं तो उस पर बराबर जीएसटी देते हैं। ये गरीब की आय का एक बड़ा हिस्सा ले लेता है। समझ गया। जीएसटी की तरह क्या प्रत्यक्ष कर प्रणाली में भी हाल में इतने ही बड़े सुधार हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, लेकिन ये सुधार ज्यादातर तकनीक पर आधारित हैं और ये चुपचाप एक क्रांति ला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा है फेसलेस असेसमेंट। अब आपको टैक्स के आकलन के लिए किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के दफ्तर नहीं जाना पड़ता। यानी अब कोई आमना सामना नहीं? कोई आमना सामना नहीं। मुंबई के किसी कारोबारी का केस चेन्नई में बैठा कोई अधिकारी देख सकता है और दोनों को एक दूसरे की पहचान पता नहीं होती। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और क्या हुआ है? दूसरा बड़ा सुधार है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS। आप इसे अपना वित्तीय आईना समझ सकते हैं। ये आपको एक ही जगह पर आपके सभी वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा दिखा देता है। बैंक से मिला ब्याज, शेयरों से मिला डिविडेंड, सब कुछ। मतलब टैक्स विभाग को हमारे बारे में हमसे ज्यादा पता है। कुछ हद तक कह सकते हैं। इससे रिटर्न भरना बहुत आसान हो गया है और टैक्स चोरी करना बहुत मुश्किल। इसके अलावा सरकार ने पुराने टैक्स विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2.0 जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं। हमने जीएसटी काउंसिल में सहकारी संघवाद की बात की, लेकिन हकीकत में केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर हमेशा एक खींचतान बनी रहती है। ये क्या मामला है? असल में इसे ऊर्ध्वाधर असंतुलन या वर्टिकल इम्बैलेंस कहते हैं। ये एक फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब सरल है। संविधान ने कमाई के ज्यादातर बड़े स्रोत केंद्र सरकार को दिए हैं, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, जबकि खर्च की ज्यादातर जिम्मेदारियां जो सीधे जनता से जुड़ी हैं वो राज्यों के पास है, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा। मतलब कमाई की ताकत केंद्र के पास ज्यादा है और खर्च का बोझ राज्यों पर ज्यादा। इस गैप को कैसे भरा जाता है? इसी गैप को भरने के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। वो तय करता है कि केंद्र के टैक्स का कितना हिस्सा राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि विभाज्य पूल का 41% राज्यों को दिया जाए। 41% तो काफी बड़ा हिस्सा लगता है। फिर भी राज्य अक्सर शिकायत क्यों करते रहते हैं? यहीं पर कहानी में एक बड़ा पेंच है और इसकी वजह है उपकर और अधिभार, सेस और सरचार्ज। संविधान का अनुच्छेद 271 केंद्र को टैक्स के ऊपर ये अतिरिक्त शुल्क लगाने की इजाजत देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे होने वाली कमाई विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं बनती। एक मिनट, मतलब सेस और सरचार्ज से जो भी पैसा आता है वो केंद्र को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा केंद्र का है। बिल्कुल। ये एक तरह से केंद्र के लिए राजस्व का एक संवैधानिक बैकडोर है। राज्य यह तर्क देते हैं कि केंद्र जानबूझकर टैक्स की मूल दरों को बढ़ाने के बजाय सेस और सरचार्ज का रास्ता अपनाता है, जिससे विभाज्य पूल छोटा रह जाता है और राज्यों को कम हिस्सा मिलता है। ये वित्तीय संघवाद की भावना को कमजोर करता है और केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि भारतीय कराधान प्रणाली एक दौराहे पर खड़ी है। एक तरफ जीएसटी और फेसलेस असेसमेंट जैसे क्रांतिकारी सुधार हैं जो व्यवस्था को पारदर्शी और कुशल बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वित्तीय संघवाद में उपकार और अधिभार से पैदा हुआ ये गहरा तनाव है। साथ ही एक संकीर्ण कर आधार जैसी पुरानी चुनौतियां भी बनी हुई हैं। भारत की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था आज भी औपचारिक कर के दायरे से बाहर है। हालांकि गूगल और फेसबुक जैसी डिजिटल कंपनियों पर लगाया गया इक्वलाइजेशन लेवी ये भी दिखाता है कि भारत नई चुनौतियों से निपटने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। कराधान में अगला बड़ा सुधार क्या होगा? क्या ये मौजूदा कानूनों को और सरल बनाने पर केंद्रित होगा या फिर देश की विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को टैक्स के दायरे में लाने के लिए किसी मौलिक बदलाव की जरूरत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करेगा।